ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए 75 बरस के सुखद एहसास विषय पर 98 वर्षीय स्वाधीनता सेनानी श्री GBN पांडे से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल। 15 अगस्त 2021 को हम सारे भारत के लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और सारे देश में अमृत महोत्सव का आरंभ होगा। हर साल स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए राष्ट्रीय महापर्व के रूप में आता है और इस अवसर पर हम स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को याद करते हैं, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हैं और साथ साथ कहीं न कहीं इसका आकलन भी करते हैं कि जो स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे उन्हें किस हद तक हम साकार कर सके हैं और आगे हमें अभी क्या और करना बाकी है। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं, गुजरती हैं हमारे दिमाग से और 9 अगस्त की जो तारीख होती है उसके ठीक एक हफ्ते बाद आज़ादी का दिन आता है 15 अगस्त का। तो हम आज इन सारी बातों को इसलिए याद कर रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में हम एक बहुत ही वयोवृद्ध और बहुत ही वरिष्ठ और तपस्वी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री वशिष्ठ नारायण पांडे जी हैं, उनके अनुभव सुनने जा रहे हैं और 75 साल का जो एहसास है, सुखद एहसास आज़ादी का, उस पर उनकी भावनाएं भी और उनके उद्गार जानेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो बचपन था, आपका जो कैशोर्य था, उसकी कुछ स्मृतियां हम साझा करिए, क्योंकि वो अंग्रेजी राज था और आप कहाँ थे और क्या क्या देखा करते थे। बचपन में मेरे पिताजी प्रारंभ में कांग्रेस दल के सदस्य थे। कुछ मतांतर हुआ या नेताजी के चलते वो तिलक जी के पार्टी में चले गए, अंत में गरम दल में। उसके बाद कई जगह खून खराबी, लूटपाट में भी वो शरीक हो जाया करते थे। अंग्रेज से जूझते हुए उनका देहांत 1932 ईस्वी में हो गया, शहीद हो गए वो। 1924 में मेरा जन्म हुआ तो एक मन में आक्रोश था, जो जिसने मेरे पिताजी का हत्या किया है मैं उससे बदला लूँगा। मेरे गांव के 2 आदमी, शिव नारायण मिश्र जी और एक और थे देवानंद, एक KG पिटोप्पो, तो उन लोगों के सहयोग से हम आज़ाद हिंद फौज में चले गए और बर्मा में भर्ती हो गए। पांडे जी, ये बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पौड़ी गढ़वाल में हमारे पिताजी रहते थे। अच्छा। हाँ, तो वहीं जन्म हुआ था। लेकिन आपने बताया कि 1932 में वो शहीद हुए। हाँ, तो इसका मतलब आपकी तो उम्र उस समय कुल 8 वर्ष की रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल 8 वर्ष थी। तो फिर आपने उसके बाद अपने परिवार में सुना होगा सब लोगों से और फिर आपके अंदर वो गुस्सा पैदा हुआ होगा। और मूल रूप से आप निवासी हैं दरभंगा यानी मिथिलांचल के, बिहार में मिथिलांचल के हैं। पैतृक घर वही है मिथिलांचल। तो उस क्षेत्र में आपका बचपन बीता और फिर आप थोड़ा बड़े हुए, तो क्या क्या गतिविधियां आपको ध्यान आती हैं? अंग्रेज लोगों का आपने वहां देखा होगा। एक बार हम गांधी जी के संबंध में आपसे कुछ करना चाहेंगे जी। हमारे पिताजी एक बार ले गए थे गांधी जी के यहाँ सेवाग्राम और एक बार मोतिहारी सुगौली। सेवाग्राम ले गए तो वहाँ प्रत्येक आदमी को हर काम अपने हाथ से करना पड़ता था। तो गांधी जी वहीं थे तो मैं भी गया और बर्तन उर्तन साफ वगैरह करना पड़ा, हम भी कर दिए साफ। तो दौड़ के गए गांधी जी के नज़दीक, कहे बापू आज हम बहुत काम किए हैं। अच्छा। घी हमको कहिए 2 चम्मच देने के लिए। तो गांधी जी हंसने लगे और कहे जो इस बच्चे को आज से 2 चम्मच घी दो। तो एक वो हो गया। क्या बात है, बहुत मीठी याद है। एक बार गए पिताजी के साथ सुगौली। अच्छा। वो गांधी जी वहाँ थे, वो तो कर्म क्षेत्र बनाए हुए थे वहाँ नीलहा आंदोलन के समय में। तो वहाँ गए तो गांधी जी एक पत्र दिए, ये पत्र ले जाके वासुदेव मिश्र को दे आओ। तब पत्र दे आओ। हम कहे बापू हम पत्र लेके नहीं जाएंगे वहाँ। तो कहा क्यों नहीं जाओगे? हम कहे भूत रहता है रास्ते में। अच्छा। तो गांधी जी हंसने लगे, नज़दीक में बैठाए
और कहे जो देश और दुनिया का काम करने वाला स्वयं भूत होता है, उसको ऊपरी भूत कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ। क्या बात। तो हिम्मत से के साथ तो हम चले गए। दे आए चिट्ठी, और जो वो लिख के दिए। तो आधे समय में शाम हो रहा था, एक नदी के किनारे श्मशान था। अच्छा। हम कहे जो एक आदमी को कहिए श्मशान से उधर हमको कर देगा। वो किया वैसा, वासुदेव मिश्र जी भिजवा दिए। तो कहे भूत कोई मिला? हम कहे जाने समय में तो चले गए, आधे समय में वो नदी पार करके आए, इधर तक दे गया एक आदमी। कहा ये कमी है तुम में, इसको भी पूरा करना आगे समय से। क्या बात। हम कहते तो वो 2 ही बार गांधी जी से मुलाकात हमारी हुई। बहुत ही, ये 2 घटना है उस समय का। अनमोल संस्मरण है, तो बहुत ही अनमोल हैं और बहुत आत्मीय संस्मरण है आपके, यानी एक बिल्कुल बच्चे के रूप में और उसके बाद थोड़ा बड़े होने के बाद का। तो आपने बताया कि उसके बाद आपके मन में जब आपको मालूम हुआ होगा कि पिताजी इस प्रकार अंग्रेज शासन से लड़ते हुए शहीद हुए, तो जो आपके अंदर आक्रोश था उसको लेकर के और देश की गुलामी को लेकर के अंदर जो आपके गुस्सा था, शिक्षा दीक्षा पर भी प्रभाव पड़ा। उसके बाद नेशनल स्कूल में एडमिशन, लाल बाग दरभंगा में, वहाँ जाकर एडमिशन लिए और केवल 9th तक ही पढ़ पाए। तब तक आज़ाद हिंद फौज में जाने का मौका मिला। हम एक प्रकार से घर से भाग के चले गए वहाँ और भर्ती हो गए। ये कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ बताइए, किस किस तरह से हुआ? मेरे गांव के थे आज़ाद हिंद फौज में, आक्रोश मेरे मन में था ही, और वो कई आदमी को प्रेरित करते थे जो नेताजी ऐसे करेंगे, देश आज़ाद होगा, हम लोगों को बहुत लूटपाट करता है, सब चीज़ ले जाता है, उसके डर से हम कुछ न बोल पाते हैं, न रह पाते हैं, और विभिन्न प्रकार से वो शोषण कर रहा है अंग्रेज लोग। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करें? फिर हम कहे जो क्या करना पड़ेगा, तो चलो तुमको मिलिट्री में भर्ती करवाते हैं। तो वहाँ गए तो उस समय कैप्टन SS यादव थे और राम सिंह, एक और याद आता है नाम तो अभी। हाँ ठीक है, ये बताइए कि आज़ाद हिंद फौज तक पहुंचे कैसे? वहाँ से ट्रक से गए, यहाँ से तो ट्रेन से गए दरभंगा से गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी से फिर ट्रक जो मिलिट्री का आता था उसी से गए। अच्छा, ट्रक से गए तो बर्मा, वहाँ से चले गए, वहाँ से लोग आता जाता था। भीतर तो कुछ नहीं, एक दूसरे साथ सामंजस्य था ही, फोर्स में, आर्मी में। वो भी प्राइवेट तौर पर भी लोग ले जाता था उधर, उनको सारा पता था। वो जो जिनके साथ हम गए, तो उस ढंग से वो अपना कार्ड वार्ड दिखा के कैसे न कैसे ले गए। और भर्ती तो कोई भी जाता था तो कोई भी था ही नहीं, वो तो डर से लोग जाना नहीं चाहता था। भर्ती होने के बाद में तो जो यहाँ से कन्वर्ट करके आया था ब्रिटिश आर्मी से, वही लोग ट्रेनिंग देता था। फिर ट्रेनिंग मिलने के बाद में ड्यूटी भी मिल जाता था, छोटा बड़ा एक रोज ऐसे ही। मतलब ब्रिटिश आर्मी के वो लोग जो कि बाद में आज़ाद हिंद फौज में आ गए थे, बगावत करके आए थे। हाँ, बगावत करके आए थे, या युद्धबंदी हुए थे, वही। हाँ, प्रशिक्षण तो वही सब देता था ना हम लोगों को, जो क्योंकि सेना के तौर तरीके उनको मालूम थे। असला वगैरह जहाँ तहाँ जापान से और कहीं से लाता था, उतना आपको जानकारी भी नहीं है कहाँ से मिलता था। तो कितने मोर्चों पर आपको लड़ने का मौका आया? 3 मोर्चे पर। तो वो एक रोज रानी झांसी रेजिमेंट का था सलामी, गेट पर नेताजी और 2-3 आदमी परेड करते हुए आया उधर से। उस समय नेताजी को हम उतना पहचानते भी नहीं थे, सच्चाई तो यही थी, जो को जितना ज्ञान था उसके मुताबिक। तो रजिस्टर में लिखा हुआ था 9:30 पर प्रवेश करेंगे नेताजी इसमें, लेकिन 9:30 में कोई नहीं आगे, 9:36 पर आए हो, 6 मिनट लेट। हम उनको रोक दिया वहाँ पर, इसलिए रोका कि डर से कि 9:36 में तो दिल्ली का प्रवेश है ही नहीं, तो हम कैसे जाने दें। तो रोक दिया। तो फिर वो कहा जो भी अंदर जाके खबर करो, रजिस्टर ठीक करे और मेरा कार्ड का उस पर नंबर दे। तो ठीक किया, दौड़ के आया आदमी, क्या किया, डरते डरते वो भी आया अंदर से, जो नेताजी को स्वयं रोक दिया। ये नौजवान दौड़ के आया, फिर नेताजी चले गए। रानी झांसी रेजिमेंट की तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, कानपुर वाली। उसके बाद में क्या हुआ, जब सलामी खत्म हो गया तो नेताजी बुलवाए हमको
जो जवान रुका था उसको बुलाओ। कि हम तो भय के मारे थर-थर करते हुए एकदम आज क्या न क्या सजा मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। गए तो हाथ पकड़ के नेताजी से उठा के कहे, जिस देश का ऐसा नौजवान होगा उस देश का पराजय कभी हो नहीं सकता है। क्या बात है। तो इनका नया नामकरण गोविंद करते हैं। और मेडल मिला था हमको उस पर। मेडल है, उसका मेडल है हमारे पास, हम टेलीविजन वाले को दिए थे, म्यूजियम में यहाँ दिए हुए हैं, लाल किला म्यूजियम में। दूसरी घटना है जो गोली लगी थी हमको, बर्मा के बॉर्डर पर गोली लगी थी पाँव में। गोली लगी तो हम 7 आदमी, एक टोप्पो था, हम थे, एक जीवेश था, एक मनोहर था, एक नीरा यादव, एक घनश्याम, एक और कोई था, नाम याद आएगा तो अभी अभी बताएंगे। तो हम लोग थे, गोली उली चली थी। नेताजी का उधर से आदेश आया, सरेंडर कर दो तुम लोग और कैंप में चले जाओ। तो यहाँ उतना खबर भी तो देरी से मिलता था, तो हम लोग जंगल होके भागे साथ, जो घर चले जाएंगे कुछ ऐसा करेंगे। तो टोप्पो कहाँ जंगल में गए तो लगा जो आज ख़त्म हो जाएंगे इसी में। तीसरा दिन हो गया था, जंगल में भटक गए थे। इस पर चलना, लेट के सो के चलना, जो बम मारेगा कुछ करेगा भय होता है। 5वां दिन पहुँचे हम बेस कैंप में। तब वहाँ जाकर थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ, तो 2 दिन 3 दिन वहाँ रहे। उसके बाद वहाँ से नासिक जेल भेज दी। आज़ाद हिंद की यही कहानी है मेरे साथ। किस वर्ष आप पहुंचे थे आजाद हिंद फौज? 1943 से 45 तक तो कहना थे जी। उतना ही दिन हमको आज़ाद हिंद का सेवा करने का मौका मिला। नेताजी की आप याद करते हैं तो नेताजी को किस तरह से, जब आप अगर नेताजी जादूगर थे। एक बार यदि आप उनको देख लें फिर आप कहा भटकने वाले हैं, इधर उधर नहीं जा सकते थे। मरता था लोग, सोना चांदी सब फेंकती थी और दे सब नेताजी के लिए, आज़ाद हिंद फौज के लिए। अपना लड़की लड़का सब ले जाइए, देश का काम आएगा। जितना प्रवासी उतना तो देश वाले भी उनके साथ नहीं था जितना प्रवासी इनको साथ दिया। और उनके जो शब्द थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जादूगर थे पूरा। एक बार आप देख ले केवल उनको, चेहरा चुंबक था उनमें, खींच लेते हो। आज देश में एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो नेताजी को अपशब्द वो कहता होगा, सोचता भी होगा उनके लिए। उन्हीं का ये नारा हम अभी आपको सुनाए, जो नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना ये निशान है मेरा। सिपाही रहूं वतन का बनकर ये अरमान है मेरा, मैं रहूं या न रहूं आजाद रहे हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप जैसे बोलते हैं तो लगता है इतिहास बोल रहा है। वाकई बहुत सौभाग्यशाली थे आप कि आपने उनको साकार सशरीर देखा, उनके साथ रहकर काम किया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं और आपके जरिए हम नेताजी के उस रूप को समझ पा रहे हैं। चित्र तो उनके हम सबने देखे हैं, लेकिन ये है कि आपके मुंह से जो वाणी से आपकी उनका शब्द चित्र बन रहा है, उससे हम पूरा समझ पा रहे हैं। तो ये बताएं, उसके बाद फिर जब 1945 में जब आज़ाद हिंद फौज के साथ आपका जो सफ़र था वो कहाँ तक गया और कैसे फिर वो रुका? हम तो वहीं बर्मा से फिर वो चले गए ना, हमको जेल में भेज दिया ना। नासिक जेल में रहे करीब 6-7 महीना के आसपास, 7 महीना। फिर वहाँ से छूटे तब घर आए। उसके बाद अब घर आगे की कहानी पूछिएगा तो हम बताएंगे। आज़ाद हिंद का तो इतना ही हमसे जुड़ा हुआ। नहीं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आपने हिस्सा लिया उसमें, उस सबसे रोमांचक मुहिम जो थी भारत की आज़ादी की, जो विदेश की धरती से लड़ी गई, और उसमें आपने हिस्सा लिया, तो बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद फिर आप नासिक जेल में रहे और उसके बाद वहां से फिर छूटे। हाँ, तो फिर उसके बाद देश आज़ाद हुआ। उसके बाद 47 में देश, तो आज़ादी जब मिली, फिर जब लगा कि अब तो एक वो भूमिका खत्म हुई, स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका जो थी वो अपने परिणति तक पहुंची, और फिर भविष्य जो था कि अब देश का निर्माण करना है, तो फिर उसमें आपने कुछ गतिविधियां चुनी होंगी, कुछ काम अपने हाथ लिए होंगे कि जो आपने सोचा था उस तरह से क्या क्या चीजें देश में की जानी चाहिए। देखिए, सच्चाई है जो हम अपने तक अगर रख के आपको बता दें, जो सोचा था उतनी सोच तो उस समय बनी नहीं थी, कम उम्र में हम लोगों का। आज पूछ रहे हैं तब वो सोच बनी है जो ऐसे होता, ये होता, वो होता।
जितना सोच था उस समय हमको यही सोचे थे कि देश अब आज़ाद हो गया, प्रेम से हिल मिल के सब कोई रहेगा, कहीं भ्रष्टाचार नहीं होगा, कहीं बेईमानी नहीं होगी, कहीं चोरी नहीं होगा, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा और सब खुशहाल होगा। ये कल्पना थी हम लोगों का, ये सोचे थे। लेकिन क्या हुआ, कहाँ हुआ, अगर कुछ कहे भी तो लगेगा जो ये राजनीति बात हो गया, तो उसमें कहना ही ना है, चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए उसको। जी नहीं, मतलब कई चीजें अच्छी हुई, कई चीजें अच्छी नहीं भी हुई, नहीं भी हुई, तो वो तो एक देश के इतिहास में, घटना में, संसार भर में जो होता है। लेकिन आपने उसके बाद कोई ऐसा कार्य किया जो लोगों के कल्याण का हो, उनके साथ जुड़कर हो, उसके बारे में बताइए। हम उसके बाद जेल से आने के बाद में हम सोचे जो कुछ न कुछ, एक तो शिक्षा के क्षेत्र में हम फिर पढ़ने लिखने के काम में लग गए। उसके बाद में लगा जो कुछ काम ऐसा करें अपने क्षमता के मुताबिक जो देखने को मिले या देश को उससे फायदा हो। तो उस समय चला था ये खादी वालों के साथ कुछ सहयोग किया, खादी का वो गाड़ी पर जा के राजेंद्र बाबू वगैरह थे तो उनके साथ गाड़ी पर घूमना, खादी बेचना, उनका गर्म क्षेत्र हमारे यहाँ था राजेंद्र बाबू का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति देश के। हाँ जी, उनके साथ बैलगाड़ी पर जाके घूम के खादी बेचने में सहयोग देते थे। वो मेरे घर पर पिताजी के समय से जाते आते थे बहुत। तो कुछ खादी वालों को सहयोग दिया खादी के साथ साथ। उसके बाद आ गए विनोबा जी, भूदान ग्रामदान, उसमें भी कुछ अपना ज़मीन दिया भूदान वालों, उसमें भी कुछ साथ दिए। उसके बाद आया 69 ईस्वी गांधी शताब्दी, तो वहाँ का इंचार्ज बना दिया हमको, एक दरभंगा जिला का। तो उसमें वो शौचालय बनवाने का, जो गांव में औरतें सब भर दिन कहाँ जाएगी, शौचालय वो स्थान कहीं नहीं था। तो उस पर एक कल्पना किए संयोग से एक अहमदाबाद के मित्र थे, नाम तो सब कोई बात नहीं, आपके मित्र थे अहमदाबाद हाँ, के। वो शौचालय का जानते थे काम, पहले से गांधी जी के साथ भी कुछ किए हुए थे। हाँ, गांधी जी का तो बड़ा जोर था स्वच्छता पर। हाँ, तो उनसे प्रशिक्षण लेके हम 2 आदमी से जाके अहमदाबाद में उनसे प्रशिक्षण लिए। अच्छा, जो कैसे कैसे क्या होता है। तो 10 रुपया से लेके 10 रुपया में शौचालय एक बन जाता था, सेप्टिक लैट्रिन 10 रुपया में टोटल। अच्छा, टोटल 10 रुपया में सेप्टिक लैट्रिन बन जाता था। हाँ, जो 1 साल चलता था केवल। अच्छा, हाँ, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 200 रुपया, मैक्सिमम 200 रुपया में सबसे बढ़िया शौचालय बनता था, जो 10, 20, 25 बरस चलने वाला। तो इसको आधी ट्रेनिंग दे के मिस्त्री को और उस सब लगाए सब जगह। गांधी शताब्दी में सबसे ज़्यादा काम हम किए। बाद में बिजनेस के तौर पर लोग कई ऑर्गेनाइजेशन आए, देखे उसमें फ़ायदा है, नाम हम नहीं बताएंगे, हमसे मिस्त्री भी मांगे, सब कुछ किए, हम दिए उनको। लेकिन वो बिजनेस के तौर पर अपना उसका मैनेजमेंट करने लगा। अच्छी बात है, कोई बढ़िया काम करता है। जी। तो वो हुआ। उसके बाद संजोग से सरकार भी उसको, मोदी जी आए तो मोदी जी भी सहयोग देने लगे बिल्कुल स्वच्छता का। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो शुरू से ही इसको एक बड़ा अपनी प्राथमिकता में रखा कि स्वच्छ भारत का उन्होंने फिर से उन्होंने कहा, बापू के सपने से, बापू के उस संकल्प से उन्होंने जोड़ा। तो हमको खुशी हुई इसलिए कि गांधी जी उतना जोड़ पाए कि नहीं पाए तो गांधी जी जाने। लेकिन हम अगर शुरू किए तो उसको सरकार अपने हाथ में लेके आई, इतना आंदोलन के तौर पर बनवाए, करने लगे। बड़ी अच्छी बात है, एक खुशी होती थी भीतर से, अंतःकरण में। जो गांधी शताब्दी में हम इतना किए, इतना प्रचार किए, तो एक ऐसा आंदोलन लिया जो वास्तविक लोगों के आवश्यकता के लिए पूरा हो रहा है ये काम। तो खादी, दूसरा एक लिए गौशाला का। अच्छा, गौशाला 7-8 गौशाला बनवाए जगह जगह, झांसी वगैरह में 2 गो और कई जगह है, एक मरबा गांव है वहाँ, कुल 8 गौशाला बनवाए। उसमें भी गौ संरक्षण में सहयोग दिए। तो लोगों को लगा जो ये कार्यकर्ता अच्छा है, तो एक यहाँ संस्था है जैन समाज का। जी जी। तो कन्या भ्रूण हत्या, नशाबंदी, पर्यावरण,
इस सब का काम भी वो हमको जिम्मे थोड़ा बहुत देने लगे। अच्छा, जयप्रकाश जी के समय में हम चंबल घाटी में डाकू के सरेंडर कराने में भी गए थे। अरे वाह, हाँ। ये तो बिल्कुल आपने अलग ढंग की बात बताई। हाँ, उसमें भी गए थे हम। 550 डाकू सरेंडर किया था। हाँ हाँ। माधो सिंह, मोहर सिंह वगैरह वगैरह सब के सब थे। और एक थे यानी हाँ, सर्वोदय आंदोलन जैसे आपने बताया था कि आप आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान से जुड़े थे, खादी ग्रामोद्योग से भी आप जुड़े। तो सर्वोदय आंदोलन में चूंकि जयप्रकाश जी भी सर्वोदय आंदोलन उन्होंने बहुत काम किया। और फिर बाद में उन्होंने ये जो आपने चर्चा की, जो चंबल घाटी में जो उन्होंने आत्मसमर्पण कराया, जी हाँ जी हाँ, बहुत, वो तो हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास का बड़ा एक अनोखा अध्याय है। क्योंकि हृदय परिवर्तन की बात जो गांधी जी कहा करते थे, या वो एक तरह से साकार होकर दिखाई गई। साकार होकर भारी। उसके बाद जेपी आंदोलन चला, छात्रों का आंदोलन। जी हाँ जी हाँ, संपूर्ण क्रांति आंदोलन। संपूर्ण क्रांति। तो उसमें भी देखा लोग जो ये थोड़ा संपर्क में है इनको, अच्छा, तो उसमें भी जोर लिया। किसी भी आंदोलन में या क्रांतिकारी आंदोलन में एक संस्कारगत थोड़ा दिलचस्पी था हमारा ये सब काम करने में। और वास्तव में कुछ गड़बड़ हो रहा था लोकतंत्र का, तो हम सोचे थोड़ा सहयोग इनमें हम दे। तो वैसे ही जान नहीं हुए आदमी को तो लोग तुरंत पकड़ता है। और रात में इमरजेंसी लगा 25 जून को, और सुबह में 26 जून को अरेस्ट कर लिया। अच्छा। फिर 18 महीना के बाद वहाँ से मुक्ति मिली। उसके बाद युद्ध भी हम किसी राजनीतिक दल से अपना संबंध नहीं रखे, एक न्यूट्रल होके, और जो अच्छा लगा, जो सत्य हो, ऐसे कार्यक्रम जहाँ कहीं भी मिला उसमें हम सहयोग करते रहे। यही है मोटा मोटी। गांधी जी भी कहा करते थे कि सेवा का काम करने के लिए, विकास का काम करने के लिए राजनीतिक सत्ता का होना जरूरी नहीं है कि आपके पास हो। आप अपने तौर पर एक नागरिक के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर अपना काम कर सकते हैं। व्यक्ति तो स्वयं एक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। अगर बढ़िया काम करे, लोगों का विश्वास हो जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का जरूरत नहीं हो, तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन जुड़ जाएगा उसमें। जी जी, ये है अनुभव मेरा इस संबंध में। नहीं, बहुत आपका जो अनुभव है तो बड़ा रोमांचक है, क्योंकि इससे हमारे सामने पूरी वो कहानी आती है, कैसे आप 8 साल की उम्र में आपने पिताजी को खोया, आज़ादी की लड़ाई में वो शहीद हुए, अंग्रेज़ों के अत्याचार से शहीद हुए। फिर आपके मन में वो जो क्रोध और आक्रोश आया, निजी तौर पर भी और अपने सारे देशवासियों के साथ मिल कर के भी, फिर किस तरह से आप बापू के साथ भी जुड़े, गांधी जी के साथ, फिर बाद में आप आज़ाद हिंद फौज में गए, जो और जाकर आपने एकदम विपरीत है। हाँ, युद्ध उस लड़ाई में हिस्सा लिया, आप संग्राम में हिस्सा लिया, गोली भी खाई, और फिर आप लौटे। और उसके बाद भी आपने लगातार हर तरह के आंदोलन में, हर तरह की गतिविधि में देश को बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और जहां आपको लगा कि कुछ आंदोलन फिर से चाहिए बदलने के लिए, उसमें फिर आप शरीक हुए। बहुत बड़ी बात है। तो अब ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में बात जरूर आपके साथ बैठकर आती है कि जब हम आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और शुरुआत हो रही है हमारे अमृत महोत्सव की, तो इस अवसर पर आपको जो, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में आपने काफ़ी समय बिताया, क्योंकि मैं हिसाब लगा रहा था तो 23 साल के आप थे जब देश आज़ाद हो गया। बिल्कुल। और लगभग उसके बाद जो पूरा समय बीता है, 74 साल पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त को, और उसके साथ शुरुआत हो जाएगी 75 साल पूरे होंगे अगले साल। तो ये जो पूरा का पूरा दौर बीता है, आज जब आप देखते हैं भविष्य की ओर, जो नई पीढ़ी है, उसे आप क्या बताना चाहते हैं, क्या संस्कार देना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं? हम तो सबसे पहले इन तमाम राजनीतिज्ञों से निवेदन करेंगे कि आप लोग कम से कम प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलजुल के भारत को आगे उत्थान करने का कोशिश कीजिए। आप अपना उत्थान या पार्टी का उत्थान नहीं करके भारत का उत्थान कैसे हो, इस दिशा में चिंतन कीजिए। आम लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, जो हमारा लोकतंत्र का रक्षा कैसे हो, जातिवाद, धर्मवाद वगैरह वगैरह जो कहीं आता है सामने में, उसको दूर हम कैसे करें, कैसे हम देश को आगे एक मिला के जोड़ के ले चलें, इस पर चिंतन करें। आज के नवयुवक को भी
चाहिए नेताजी से प्रेरणा लेना। नेताजी बहुत बड़े काम कर गए देश के लिए। मैं अभी कहा था जो आज देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नेताजी के संबंध में अब शब्द कहता हो। भारत के लोगों के हृदय में जितना नेताजी के लिए स्थान है उतना शायद किसी के लिए नहीं है, हम दावा के साथ ये कह सकते हैं। आपने बात की तो मुझे उससे ये भी याद आया और मतलब इस बात का उल्लेख करने की इच्छा हुई कि आज़ाद हिंद फौज जो है उसमें भी उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया था कि सभी धर्मों के लोग, हाँ, यानी उनके जो हम बड़े जो साथी थे, कर्नल ढिल्लन, कर्नल शाहनवाज और लक्ष्मी सहगल, उनके और स्त्रियों की शक्ति का इस्तेमाल उनको अपने साथ लेकर के, तो ये जो समाज के तमाम जो लोग हैं वो मिलकर प्रेम से रहते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए चलें, ये नेताजी का भी एक संदेश है जो हमारे साथ है। नेताजी का एक बात याद रखें, अभी हम कई बार 2 बार बोल चुके, तीसरा बार कर रहे हैं। नारा जय हिंद का पैगाम है मेरा, इसे सीने से लगा लेना ये निशान है मेरा। सिपाही रहूं वतन का बनकर ये अरमान है मेरा। मैं रहूं व न रहूं आज़ाद रहे हिंदुस्तान हमारा। ये बात आप जितनी बार कहते हैं उतनी बार एक रोमांच होता है और निश्चित रूप से आपसे हमको संस्कार मिलते हैं, प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है और हमारी नई पीढ़ी को भी वो सारी की सारी एक उसके सामने दृश्य आते हैं किस तरह लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग कर, बलिदान करके, होम करके आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो संस्कार लेकर आप आज़ादी के बाद के सालों में भी लोगों के लिए जनसेवा में तरह तरह के उद्यम चुन करके आपने काम किया और यही एक संस्कार है जो कि हमारी नई पीढ़ी को इसको आगे ले जाना है। आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रेरक, बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आकाशवाणी के हमारे श्रोताओं के लिए हमारे साथ साझा की। इसके लिए मैं परम श्रद्धेय श्री वशिष्ठ नारायण पांडे जी और आप पधारे और आपने समय दिया और ये सारी बातें हमसे की, इसके लिए मैं आपके लिए आकाशवाणी की ओर से, अपनी ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। 75 बरस के सुखद एहसास वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर 98 वर्षीय स्वाधीनता सेनानी श्री GBN पांडे से ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आपसे भेंट कर रहे थे जाने माने कवि, लेखक और वरिष्ठ प्रसारण कर्मी श्री राजीव कुमार शुक्ल। प्रस्तुतकर्ता थे राम अवतार बैरवा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।